गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में जितने भी फैक्ट है उन सब की जानकारी एकत्र करेंगे। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत और उससे भी पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से संबंधित जितने भी फैक्ट एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में दिया हुआ था उन सब का अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम लोग भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत में आ गए हैं। तो देखते हैं क्या होगा। मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से, यानी 776 ईस्वी की बात है जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा। इसी समय माना जाता है कि भारत में मध्यकाल का आगमन हो चुका है। तो देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये लोग अरब के निवासी थे। कहाँ के निवासी? तो अरब के। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। किसके? तो उबैदुल्लाह के। और 712 याद कीजिए, सॉरी हमने बोल दिया 776। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। कहाँ? तो देवल बंदरगाह। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो वह था मुल्तान, यानी स्वर्ण नगरी जिसको कहा जाता है। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन आरंभ किया गया? तो ऊंट पालन और खजूर की खेती। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो अरबों के पश्चात तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्की वंश में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद कर लीजिए, गजनवी वंश। तो इसकी स्थापना करने वाला अल्पतगीन, जो अल्पतगीन गजनी था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया था। अल्पतगीन स्थापना करने वाला है, लेकिन पहला तुर्की आक्रमण भारत पर सुबुक्तगीन के द्वारा किया जाएगा। 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम की बात आती है। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को। मोहम्मद गजनवी द्वारा वर्ष 225 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था वहां का? याद कर लीजिए, भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत की धन संपदा को लूटना, यानी सिंबल वह डकैत था और लूटपाट के लिए ही भारत पर आक्रमण करता था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल बरूनी था। अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, वहीं उत्बी द्वारा किताबुल यामनी तथा फिरदौसी, जिसको पूरब का होमर कहा जाता है, के द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? यानी गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, तो 1175 में। कहा? तो मुल्तान के खिलाफ। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवारा, यानी पाटन, मतलब गुजरात की बात है, पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय, यानी मूल राज के द्वारा इसको पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान, या पृथ्वीराज तृतीय कहिए। परिणाम देख लेते हैं। प्रथम 1191 की बात है, द्वितीय 1192। प्रथम में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और दूसरे यानी 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया।
मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? यही जयचंद सहायता किया था मोहम्मद गौरी को 1192 के युद्ध में। लेकिन समय का कब करवट ले ले किसी को नहीं पता। तो 1194 में ये जयचंद मोहम्मद गौरी का नाश करेगा और चंदावर के युद्ध में 1194 में जयचंद की पराजय होती है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती यह तरह कहाँ है? तो अजमेर में है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी की बात है। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। कौन? तो बख्तियार खिलजी की बात है। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। कौन? तो बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो याद कर लीजिए, एल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ रहेगा? तो यही मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत की जो कमान है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के ही हाथों आगे बढ़ेगी। देखेंगे भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब दिल्ली सल्तनत है, इसका काल देख लीजिए। 1200 से लेकर 1526 यानी यह लगभग 326 वर्षों तक चला और इसमें भी लगभग 5 वंश आए। कौन कौन? तो पहला देखिए गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। यानी गुलाम वंश को ममलूक वंश या इलबरी वंश भी कहते हैं और अंतिम था लोधी वंश। तो देखते हैं जो गुलाम वंश था इसमें 11 शासक होते हैं और इनका काल शुरू कब से कब है? तो देखिए 1206 से शुरू होगा किसका काल? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का काल। और कुतुबी राजवंश था जिसमें 2 राजा होते हैं कुतुबी राजवंश में। कौन कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 राजधानी लाहौर, और दूसरा था आराम शाह 1210 बस। इसके बाद इसकी हत्या कर देगा कौन? तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश किस वंश का था? याद कीजिए, इल्तुतमिश का जो वंश है ये बहुत लंबा चला। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की और राजधानी को दिल्ली ले आया। जो राजधानी पहले कहाँ स्थापित था? यहाँ देखिए, राजधानी पहले लाहौर थी। और जो ये शमसी वंश है इसमें सबसे पहला शासक इल्तुतमिश होगा 1210 से 1236 तक। इसके बाद कुछ दिन के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह और एकमात्र महिला रजिया सुल्तान बनेगी। मतलब कि राजा ही कहेंगे या मुख्य प्रशासक कहिए, 1236 से 1239। फिर उसके बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, सबसे अंतिम है इसमें नसरुद्दीन महमूद। और शमसी वंश के बाद आगे देखिए ये है बलबनी राजवंश। इसके स्थापित करने वाले तो गयासुद्दीन बलबन। यह 1265 से 1287 तक इसका काल है, यानी लगभग 22 साल। उसके बाद मुइजुद्दीन कैकुबाद और अंत में कैमर्स की हत्या करके सत्ता में कौन काबिज होंगे? तो खिलजी लोग हो जाएंगे, जिसको खिलजी क्रांति भी कहते हैं। यानी गुलाम वंश का शासन तो 1206 से लेकर और यहाँ देखिए 1290 तक चला था, यानी कि लगभग 84 वर्ष गुलाम वंश का शासन चला। उसके बाद दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल बहुत कम दिन चलेगा। राजा होंगे शासक मात्र 5। पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, मात्र 6 साल। उसके बाद में इसका दामाद इसकी हत्या कर देगा और अलाउद्दीन खिलजी सत्ता पर काबिज होगा और यह लगभग 20 सालों तक शासन किया, 1296 से 1316। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर शिहाबुद्दीन उमर मात्र 35 दिन। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। इन लोगों के बारे में यही पूछा जाएगा कि कौन इसमें जो था वह नंगा ही राज दरबार में घूमता था, कौन था जिसने अपने आप को खुद ही खलीफा घोषित कर दिया था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। नसरुद्दीन खुसरो खां सबसे अंतिम था, इसकी भी हत्या होगी और हत्या करके कौन सत्ता पर आएंगे? 1320 में तो तुगलक वंश की स्थापना होगी। तो देखिए जहां गुलाम वंश 84 वर्षों तक शासन किया, वहीं खिलजी वंश मात्र 30 वर्षों तक शासन किया और इसमें मात्र शासक 5 हुए। तुगलक वंश सबसे ज्यादा दिन शासन करने वाला यही वंश था। इसमें 9 शासक होंगे। पहला गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट 1320 से 1325। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जानते हैं ये MBT, इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
और यह 1325 से 1351 तक, लगभग 26 साल। फिर फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में आता है कि कौन ऐसा पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, तो यही फिरोज शाह तुगलक। इनका भी कार्यकाल देखिए 1351 से 1388। ये अमीरों जो लोग थे, अमीर, उन लोग का मुखौटा थे और कुछ न थे। फिर गयासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसका 2 स्वतंत्र शासक हो जाएगा, एक दिल्ली में, दूसरा फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद याद कर लीजिए। नाम था इनका नुसरत शाह, यह फिरोजाबाद से ही शासन करता है। नाम क्या है इसका? तो नुसरत शाह। और दिल्ली में रहा उसका नाम तो नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद क्या होगा? तो दिल्ली पर सैयद वंश यानी तैमूर लंग का आक्रमण होता है। उसी के फलस्वरूप दिल्ली में क्या होगा? तो सैयद वंश की स्थापना होती है। और इसके 4 शासक, नाम पहला खिजर खां स्थापित करने वाले 1414 से 1421। फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये लोग इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि दिल्ली छोड़कर ही भाग जाएंगे। और 1451 के बाद लोधी वंश का शासन होगा। लोधी वंश ये अभी अफगान था। और लोधी वंश के 3 शासक बहलोल लोधी, इन लोगों का शासनकाल बहुत दिन है, लेकिन बाबर के कारण इन लोगों को यानी लोधी वंश का पतन हो जाता है। तो 1451 से 1489 यानी लगभग 38 साल। उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517 यानी लगभग 28 साल। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। और पानीपत के युद्ध में फर्स्ट बार में इनकी क्या होता है? तो इनकी हार हो जाती है और वहीं पर ये वीर गति को प्राप्त करते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था यह। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक चला। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन, यानी इसको दल ए चालीसा कहते हैं, विरोधियों का दमन करने के लिए किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का आरंभ किया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। कौन? तो इल्तुतमिश। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, यानी इनका काल तो 84 वर्ष, यानी 1206 से लेकर 1290 तक का काल है। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राजाभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो यह लाहौर से ही शासन करता था। क्यों? क्योंकि इस समय यलदौज और कुबाचा 2 इसके समानांतर ही शक्तिशाली, यानी इसके भाई कहिए गुलाम भाई लोग थे, जिससे यह दिल्ली तक न आ सकता था। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया और इसी से संतुष्ट रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वह लाख बख्श की उपाधि थी। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान ख्वां इनका नाम था, कुरान ख्वां। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का जो परिसर है वहीं पर इनका मस्जिद भी है। किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। और वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश का भी मस्जिद वहीं पर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, लेकिन बाद में इसको इल्तुतमिश पूरा करेगा और फिर इसे बहुत सारे शासक जुड़े हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तो 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो इल्तुतमिश। इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी राजा बनेंगे या शासक या सुल्तान कहिए, सब के सब गुलाम ही हैं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो
इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। यानी ये अब PhD की डिग्री ले आए। सिंपल बात है। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो यह था तुर्कान चहलगानी चालीसा दल। इसका कार्य क्या था कि जो इनके विरोधी हों, यानी इल्तुतमिश के विरोधी, उनको मार दिया जाए। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल की घटना है। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार। जिसका अर्थ है क्या है कि भूमि को लेने वाले को इक्तादार कहते थे। यानी इक्ता मतलब क्या है कि भूमि का एक टुकड़ा, और इसको लेने वाले को इक्तादार कहते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान है। याद कर लीजिए। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रमुख बना दिया गया। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर उसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया। किसे? तो याद कर लीजिए, बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब-ए-मुमालिक पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे, और इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब-ए-मुमालिक पद पर नियुक्त किया? तो नसीरुद्दीन महमूद ने। क्यों न करे? क्योंकि इसने मतलब बलबन ने अपनी बेटी का ब्याह इस बुढ़े से कर दिया था, तो बदले में बलबन का प्रमोशन होता चला गया। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की? यही नसीरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो यही बलबन ने समाप्त किया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इल्लाही यानी ईश्वर की छाया, मतलब राजा जो बलबन खुद है वो क्या है? तो ईश्वर की छाया है। धरती पर तो ईश्वर आ नहीं सकते हैं, जो अल्लाह है उनका ये छाया परछाई है। जो कहा मतलब ईश्वर की वही इच्छा है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? यही बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवाने अर्ज क्या है? तो सैन्य विभाग है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। नसरुद्दीन महमूद इसको कोई मोह माया गद्दी से न था। यह टोपी सील कर अपना जीवन यापन करता था। अब खिलजी वंश 1290 से 1320, इस वंश की जब स्थापना होगी तो कहा जाता है कि खिलजी क्रांति हुई। देखते हैं। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। वर्ष 1296 में करा यानी मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की? तो जलालुद्दीन यानी अपने ससुर की हत्या उसके दामाद यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसफ था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था, तो वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, यानी वैसा नहीं किया। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो रायकर्ण यानी गुजरात का शासक था।
अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह। फिल्म देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो 1000 दिनारी यानी मलिक काफूर। यह हिजरा था, याद कर लीजिए। तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान याद कर लीजिए, इसका सीक्वेंस। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व सबका कौन किया? तो मलिक काफूर। याद नहीं कीजिएगा समय। तो देवगिरी राज्य पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का अभियान जो शुरू होता है 1307 में, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव। दूसरा वारंगल, यहाँ नीगी काकतीय डायनेस्टी, जिसके शासक थे प्रताप रुद्रदेव, और वर्ष 1309 की बात है। द्वार समुद्र, शासक बीरबललाल ठड, और अभियान 1310 में हुआ था। पांडे, इसके शासक वीर पांडे थे, और अभियान यह 1311 में चलाया गया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो वह था देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी की बात है। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा अपनाई गई थी। चराई कर तथा गिरी कर यानी घड़ी चोरी कर, घड़ी कर और चोरी कर, घर माने घर, चोर यानी चराई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो इसी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? याद मुबारक शाह खिलजी था। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण कुछ अधिकारी थे, जैसे बरीद ए मंडी, यह क्या था? तो बाजार निरीक्षक था। सहनाए मंडी बाजार का अधीक्षक था। बरीद ए मंडी यानी बाजार, बरीद मतलब निरीक्षक, सहना यानी अधीक्षक। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत मतलब पूरे रियासत का दीवान नहीं, बाजार का नियंत्रक, बाजार नियंत्रक। और महयान, महयान मतलब गुप्तचर, याद कर लीजिए, महयान यानी गुप्तचर। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित है के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला यह आपका वंश है। कौन? तो तुगलक वंश। समय 96 वर्षों तक शासन किया था। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक यानी गाजी मलिक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के बात है। बंगाल लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूर अस्ता। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ प्रमुख कार्य, जैसे पहला क्या है इसका? तो यहाँ देखिए, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327। दूसरा था दोआब में कर वृद्धि। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में। चौथा था खुरासान अभियान 1336 से 37। और पांचवा था कराची अभियान। लेकिन दुख की बात है कि सब के सब में क्या हुआ था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये, उसका योजना सारा का सारा फेल हो गया। पहला देखिए, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27।
तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। उसको विचार था कि वह केंद्र में रहेगा, लेकिन दुख की बात है कि वह तो साइड में चला गया था। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। दुआब में कर वृद्धि, यह योजना भी असफल रही। क्यों? क्योंकि 1327-28 में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर न दे सकी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में। पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी, अतः काम तो अच्छा किया कि चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण यानी पैदेशी चोरी का पर नियंत्रण न कर सका, जिसके कारण यह योजना असफल रही। चौथा, खुरासान अभियान यानी मध्य एशिया, यानी पहले जो चंगेज खां के डर से अलाउद्दीन खिलजी और बलबन बाकी लोगों के इल्तुतमिश इन लोगों का समय बीता था, वही अब ऐसा स्थिति आ गया कि अब भारत का राजा इतना शक्तिशाली है शासक कि वह अब मध्य पूर्व में भी अपनी राजनीति के बारे में यानी अपना भविष्य देख रहा है। वहाँ पर वह आक्रमण करने की फिराक में है। यानी अब भारत का जो शासक है दिल्ली सल्तनत, वह मजबूत स्थिति में है। तो इसने खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करने के लिए एक भारी भरकम सेना का गठन किया और उनको 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान कर दिया। यही बात गलत है कि दुनिया में यह ईमानदारी की बात हुई। इतना ईमानदार उसको नहीं होना चाहिए था, उसको 1 वर्ष का वेतन लटका कर रखना चाहिए था। दूसरा देखिए, कराची अभियान। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। यानी यहाँ पर चीन से भी भिड़ने गया था, लेकिन ठंड के मारे सारे सैनिक ठंड से ही मर गए। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग की सुल्तान द्वारा आरंभ किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी की बात है। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता था। कौन था? तो इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे बढ़ते हैं। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जीन प्रभा सूरी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान 1351 में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो याद कर लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो याद कर लीजिए, वह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित कुछ विभाग हैं, जैसे देखते हैं। दीवाने बंदगान यानी दासों के देखरेख के लिए, यानी दासों की मतलब गुलामों की देखरेख के लिए। दीवाने इस्तिहाक यानी पेंशन देने के लिए। दीवाने खैरात यानी असहाय लोगों की मदद के लिए, मतलब असहाय लोगों को यह खैरात यानी खैरात भी बांटता था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक, यानी दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अब आप इसको महान सेनानायक कहिएगा, अगर सेनानायक अगर होता तो भारत पर कब्जा करता। लिखने वाले की महानता देखिए कि आप हमको लूट कर ले गए और हम आपको महान कर रहे हैं। यह यहाँ पर शासन किया नहीं किया, मतलब यह लुटेरा था। सैयद वंश।
1414 से 1451 की बात है, पहले इसको पढ़ेंगे। तो 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश। रजत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक तो मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा, यानी लोदी वंश की बात है। लोदी वंश के शासक, तो लोदी वंश में मुख्यतः 3 राजा ही होंगे। बहलोल लोदी 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में। और किसने लिखा? तो अब्दुल्लाह ने। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया? तो याद कर लीजिए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? तो गौजे सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं यानी मुहर्रम पर तज्जिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने से रोकना या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे देखते हैं। सल्तनत कालीन कुछ वंश है एक बार और। तो ममलूक वंश यानी गुलाम वंश, तो इनका शासनकाल 84 वर्ष का था। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 30 वर्ष, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश शासनकाल 94 वर्ष, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश शासनकाल 37 वर्ष, संस्थापक खिज्र खां। लोदी वंश 76 साल इनका शासनकाल है और संस्थापक तो बहलोल लोदी। दिल्ली सुल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का है तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का है। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लजत ए सिकंदर शाही की रचना किसके काल में की गई? तो सिकंदर लोदी के काल में। सिकंदर लोदी ने किस नाम से कविताएं लिखा करता था? कौन? तो सिकंदर लोदी तो गुलरुखी के नाम से। सिकंदर लोदी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोदी अंतिम वंश और अंतिम शासक तो इब्राहिम लोदी था। 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। किस शासन या किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने शुरू किया? तो किसके शासन काल में? तो तुर्कों की बात है। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। किस भारतीय में संगीत यंत्र यानी किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद आदि शामिल हैं। इसके बाद हम लोग साउथ इंडिया चलेंगे जिसमें विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और बहमनी के भी 5 जो भाग हैं जो टूट फूट कर अलग हो गए थे उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? याद कर लीजिए, बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को। किसको? तो बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर यानी को मतलब हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है, वहीं से मिलते हैं।
विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय की बात है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो कुली कुतुब शाह के साथ विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किया था। अब आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य है, इस तरह गुलाम वंश में भी 5 वंश है, उसी तरह जो विजयनगर साम्राज्य है इसके अंदर भी कई वंश है। जैसे इसमें मुख्यतः 4 वंश है, संगम, सालूब, तुलूब और अराविडू। संगम, सालूब, तुलूब, अराविडू, याद कर लीजिए। संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम, सालूब का सालूब नरसिंह, तुलूब के वीर नरसिंह, तुलूब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, और अराविडू, ये तो अराविडू के कौन थे? तो याद कर लीजिए तिरुमल। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, तो देखिए जो संगम वंश है इसके संस्थापक हरिहर प्रथम, और इनका जो काल है यानी समय है 1336 से 1356, यानी मात्र 20 साल। और संगम वंश के जो राजा, पहला राजा कौन है? तो हरिहर प्रथम, उसके बाद में हरिहर होगा, बुक्का होगा। यहाँ यह गलत लिखा है, 1336 से लेकर, ये हरिहर प्रथम का काल है 1336 से लेकर 1356, जबकि संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक का काल था। और इसका जो अंतिम शासक था, याद कर लीजिए, विरूपाक्ष द्वितीय था। दूसरा सालूब वंश, संस्थापक सालूब नरसिंह, 1485 से 1505 तक, बहुत कम दिन रहा। और अंतिम शासक इसका था पहला सालूब नरसिंह और अंतिम इमाडी नरसिंह। तुलूब वंश, संस्थापक वीर नरसिंह, 1505 से 1570, यानी इसी में आपको कृष्णदेवराय भी होंगे। और अंतिम शासक था सदाशिव राय, किसका? तो तुलूब वंश का। और अराविडू तिरुमल इसका संस्थापक था 1570 के बाद, यानी कि राक्षसी तगड़ी के युद्ध के बाद की बात है। और रंग तृतीय अंतिम शासक होगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो अष्ट दिग्गज। तालिकोटा यानी राक्षसी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1665 में। यहाँ देखिए, बहमनी वंश था, बहमनी वंश जो पहले एक था उसका संस्थापक क्या नाम है? तो हसन गंगू। यह 5 राज्यों में टूट जाता है। देखेंगे कौन कौन है, एक नज़र देख लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। तो बरार राज्य के संस्थापक फतह उल्लाह इमाद शाह। बरार फतह उल्लाह इमाद शाह, स्थापना 1484 में। और राजवंश इमाद शाही। बरार फतह उल्लाह इमाद शाह संस्थापक, राजवंश इमाद शाही। राजधानी एलिचपुर और गाविलगढ़। 1574 में अहमदनगर में इनका विलय हो जाता है। दूसरा है बीजापुर, संस्थापक यूसुफ आदिल खां। यूसुफ आदिल खां 1489 में आजाद हुआ। राजवंश आदिल शाही। राजधानी नौरोसपुर, किसका? तो बीजापुर का, नौरोसपुर। और 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अहमदनगर मलिक अहमद संस्थापक थे, 1490 में इसकी स्थापना की। निजाम शाही वंश कहा जाता है इनको, अहमदनगर को। और जुन्नार व अहमदनगर राजधानी, 2 राजधानियाँ थी, यानी पहले जुन्नार रहा होगा, बाद में अहमदनगर। 1633 को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। 1512 में इसकी स्थापना होती है। कुतुब शाही राजवंश है, जो राजधानी इसका गोलकुंडा है। 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। बरीद नहीं, बीदर। तो अमीर अली बरीद इसके संस्थापक हैं। बीदर अमीर अली बरीद 1526 में। बरीद शाही यानी बरीद शाही राजवंश की स्थापना होती है। राजधानी बीदर ही था। और 1618 में इसको बीजापुर ने मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1664 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अब दिल्ली सल्तनत में प्रशासन
के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्र करते हैं। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में की क्या स्थिति थी। तो दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी, याद कर लीजिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में दीवान ए मुस्तक राज। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो वे तुर्क वर्ग के थे। क्या थे, तुर्क थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था, तो तैलंग ब्राह्मण खां ए जहां को। तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां को, यानी ये इनका लव जिहाद हो गया था, ये धर्म बदल लिए थे। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ, तो तुगलक वंश के काल की बात है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, चौधरी। हक ए सर्व किस पर लगाया जाता था, तो सिंचाई करता है। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के कुछ प्रकार हैं, जैसे यहाँ देखिए जजिया, यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, इसको क्या कहेंगे, जजिया। जकात, मुसलमानों से उनकी आय का 2.5%, वह भी स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। जजिया ये जबरदस्ती लिया जाएगा, और जकात तो ये मुस्लिम भाई लोग स्वेच्छा से देंगे। खुम्स, लूट से प्राप्त धन, इसमें 1/5 हिस्से को सुल्तान और 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 4/5 खुद रखेगा और 1/5 हिस्सा ही सैनिकों को देता था। खराज, यह भू राजस्व जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यह खराज थे। सिक्कों पर बरगद नहीं, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ, तो अलाउद्दीन मसूद शाह की बात है, यानी इसके बाद कोई नहीं कराया होगा। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी की टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। कौन चलाए, तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था, तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबीत का संबंध किससे था, तो राजकीय कानून से जवाबीत था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी, तो बलबन ने की थी। किसने किया, तो बलबन। सल्तनत शासन, यहाँ देखिए सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग, तो दीवाने बिजारत, तो यह वित्त विभाग, दीवाने बिजारत वित्त विभाग। दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग। दीवाने मुस्तक राज, तो कृषकों से बकाया व भू राजस्व वसूलना इसका काम था, दीवाने मुस्तक राज। दीवाने को ही कृषि विभाग से संबंधित है। दीवाने कजा न्याय विभाग। दीवाने इंसा पंत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने रियास, यहाँ देखिए दीवान ए रिसा तल विदेश विभाग। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। और आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी, तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी, तो सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो मजलिस ए खलवत। क्या नाम था, मजलिस ए खलवत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो बलबन के द्वारा। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी किसने किया, तो बलबन ने। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी, तो 20 से 25%। सल्तनत काल में गलत बात है, यह तो अलाउद्दीन खिलजी के समय 50% तक था। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, तो अरीज ए मुमालिक यानी सैन्य विभाग का प्रधान। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर ए आखुर अशोशाला का प्रधान। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक यानी कैग हुआ करता था। अब आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में साहित्य, स्थापत्य कला एवं साहित्य देखते हैं क्या क्या हुआ। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो याद कीजिए फिरोज शाह तुगलक की बात है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया।
कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तूती हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला यानी एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। कौन? तो अमीर खुसरो की बात है। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा है। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? तो अल बरूनी था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य देखते हैं। कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करता। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश हौज शमशीद व शमशीदगाह इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन का मकबरा बलबन। सीरी का किला सीरी फोर्ट तो यह अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी याद कर लीजिए। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक ने तो तुगलकाबाद का किला बनवाया गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ग्रंथ व उसके लेखक, जैसे ग्रंथ का नाम है और उसके लेखक का नाम, तो संगीत राज राणा कुंभा। रागमाला पुंडरीक विठल। ताजुल मासीर हसन निजामी। तारीख ए दिल्ली खुसरो। तारीख ए मोहम्मद शाही तो मोहम्मद बिहमद खान। तारीख ए हिंद अलबरूनी की रचना है। तारीख ए मुबारक शाही तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहांदारी तो जियाउद्दीन बरनी। खजाइल उल फुतूह अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ। तुर्कनामा तो अमीर खुसरो। फुतूहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह। तारीख ए यामनी उतबी। और रेहला तो रेहला के रचनाकार हैं इब्न बतूता। और तबकात नासिरी तो मिनहाज उस सिराज। और तारीख यामनी तो उतबी ने। ठीक है। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहांदारी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी की। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? याद कर लीजिए सितार को। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र यानी तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राजपूत शासक की नाम है, याद कर लीजिए, राणा कुंभा ने किया था। और लाहौर यानी पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।